हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीव का केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग केमिस्ट्री अनसोल्ड पेपर को लेकर के ही मिलते हैं। बहुत दिन बाद मिलते हैं, काफी दिन हो जाते हैं, लेकिन मिलते धमाके के साथ, है ना। तो हमारा जो धमाका है वो आज का धमाका ये रहा कि केमिस्ट्री अनसोल्ड पेपर 2022 सेट नंबर 6 347 जी 347 सेट नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक रिक्वेस्ट, जैसा कि आप पहले भी जानते हैं कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और आप बड़े आसानी से अपने सारे एग्जाम पेपर को सॉल्यूशन में मिलता रहेगा और आप अपने विधिवत एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू होता है, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो फर्स्ट का जो ए पार्ट है हमारा वो आउट ऑफ सिलेबस है और फर्स्ट का जो बी है उसकी बात करते हैं। इन स्पिरिट सैंपल एथेनॉल इज 90% W/W, व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल? व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल? तो इसका जो बी का फर्स्ट है 0.779, ये आपका सही होगा। बात करते हैं इस सवाल को लगाएंगे कैसे। तो एथेनॉल की बात करें, C2H5OH होता है, दूसरी तरफ हमारा वाटर का मिक्सचर होता है। एथेनॉल हमारा 90% है और इसका मतलब हो जाएगा स्मॉल w इक्वल टू 90 ग्राम हो जाएगा। स्मॉल m इसको एथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट 46 हो जाएगा। वाटर का परसेंटेज बात करें तो कैपिटल W मात्र 10% आएगा और कैपिटल W मतलब 10 ग्राम हो जाएगा। वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 हो जाएगा। यहाँ पर स्मॉल n इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m करेंगे तो 90 अपॉन 46 इक्वल टू आपका डिवाइड करने पर आएगा 1.95 आ जाएगा। और इधर करेंगे कि कैपिटल N इक्वल टू 10 अपॉन 18। अगर ऐसा हम डिवाइड करते हैं तो यह आएगा पॉइंट का 55 हो रहा है, ठीक है ना। पॉइंट के 55 के बाद में हम लोग क्या करेंगे, टोटल मोल्स, ये मोल्स आ गए और ये वाले ये मोल्स हो गए, ठीक है ना। टोटल मोल्स फाइंड करेंगे। टोटल मोल्स इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल n प्लस कैपिटल N इक्वल टू 1.95 प्लस पॉइंट के 55 इक्वल टू, इन दोनों का अगर हम टोटल करते हैं तो आता है हमारा कितना, 2.5 मोल्स। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ इसका फाइंड करना था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल की बात करते हैं। एथेनॉल हमारा सॉल्यूट है तो सॉल्यूट स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। स्मॉल n की वैल्यू आ गई 1.95 अपॉन आ गया 2.5। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो इंक्रीज कर लेंगे तो पॉइंट हमारा हट जाएगा और डिवाइड करेंगे तो समथिंग 0.78 ऐसा, जो कि मैच करता है फर्स्ट ऑप्शन से। क्लियर हो जाएगा। पहले का सी पार्ट की बात करें तो सी में क्या कहा जा रहा है कि इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन इन 50 सेकेंड, द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट इज। तो वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए इसमें जो आपका ऑप्शन आया है वो है फर्स्ट 1.38 इंटू 10 की पावर -2 पर सेकेंड। सवाल होगा कैसे, k इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ इक्वल टू आ जाएगा 0.693 अपॉन 50 और 50 का डिवाइड करेंगे तो ये आंसर मतलब 0.0138
इसको आप पावर में बदलेंगे तो 1.38 इंटू 10⁻² पर सेकेंड। फर्स्ट के डी की बात करें तो कैनिजारो रिएक्शन डज नॉट अकर बाय एसिटाल्डिहाइड। फर्स्ट के ई की बात करें तो ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन गिव्स, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन गिव्स, इसका थर्ड सही है एस ट्राई ब्रोमो एनिलीन। और फर्स्ट के एफ की बात करें कि मोनोसेकेराइड अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज फ्रक्टोज, सेकंड ऑप्शन सही है फ्रक्टोज। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर ए को सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 के ए की ओर आगे बढ़ने वाले हमें क्वेश्चन है व्हेन, सेकंड का ए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में कह रहा है तो क्या लिख सकते हैं कि व्हेन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस, व्हेन द molecular mass of substance determined by studying any of the colligative properties, by studying of the any colligative properties, by the studying of any colligative properties comes out to be different than the, comes out to be different than the, comes out to be different than the theoretically expected value, theoretically expected value। एक्सपेक्टेड वैल्यू से थोड़ा सा डिफरेंस आता है, लोअर आता है या अपर आता है, इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज होता है, कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। तो ये डिफिनीशन हो गई एबनॉर्मल मोलर मास की। और इसी में क्वेश्चन जोड़ा गया है, कह रहा है कैलकुलेट वन हाफ फैक्टर फॉर द, calculate one half factor for the 80% dissociated calcium nitrate solution, ठीक है ना। तो कैल्शियम नाइट्रेट की बात करें CaNO3 का होल ट्वाइस ये डिसोशिएट होगा तो क्या बनाएगा Ca डबल पॉजिटिव प्लस 2NO3 माइनस, ये डिसोशिएशन करेगा तो वन हाफ फैक्टर आई इक्वल टू फाइंड करना, आई इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा होता है इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू डिसोसिएशन जो होगा वो 0.80 आएगा, 80% के अकॉर्डिंग तो 0.80 हो जाएगा, जिसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 1.60 इक्वल टू आ जाएगा 2.60, ये वन हाफ फैक्टर हो जाएगा। दूसरे के आगे चलते हैं। सेकंड का जो बी है वो आउट ऑफ सिलेबस है और सेकंड के सी को हम लोग सॉल्व करेंगे।
कह रहा है द कंडक्टिविटी, सेकंड का सी, हाउ इज कंडक्टिविटी ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन डिटरमाइन, द कंडक्टिविटी ऑफ इन an ionic solution, the conductivity of the ionic solution, the conductivity of the ionic solution is measured using a is measured using a Wheatstone bridge, Wheatstone bridge, इसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा डिटेल में, एंड ए कंडक्टिविटी सेल, एंड ए कंडक्टिविटी सेल। तो दूसरे का सी हमारा कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद सेकंड के डी की बारी है, जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, इसको हम कैंसिल करेंगे। थर्ड का जो ए है वो भी हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, और थर्ड का जो बी है वो भी आउट ऑफ सिलेबस है। अब हम लोग थर्ड के सी पर चलने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारा बोर्ड चूंकि भर चुका है तो हम चाहेंगे कि इसको साफ कर देते हैं। थर्ड के सी, कैन डिफरेंशिएट बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और डबल साल्ट में हम लोगों को डिफरेंस करना है। तो इसका पहला पॉइंट होगा when two simple salt mixed in a equimolar proportion from double salt, proportion form डबल साल्ट। और इधर क्या पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, इट इज मिक्स्ड विद सिंपल साल्ट, इट इज मिक्स्ड विद सिंपल साल्ट, इट इज मिक्स्ड विद सिंपल साल्ट may or may not in may or may not in equimolar proportion। ये इक्विमोलर प्रोपोर्शन में ही, यानी सेम अमाउंट में डिसॉल्व होते हैं, और उनका कोई निश्चित नहीं है कि वो सेम में होंगे या फिर डिफरेंट कंडीशन। सेकेंड पॉइंट होगा इट इज स्टेबल ओनली इन सॉलिड स्टेट, इट इज स्टेबल ओनली इन सॉलिड स्टेट, and dissociate in solution। ये सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल होते हैं, बाद बाकी क्या हो जाता है, बाद बाकी जो है ये डिसोशिएट हो जाते हैं सोल्यूशन कंडीशन। और ये वाले जो है इट इज डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी, या लिख दें इट इज स्टेबल सॉलिड एंड सॉल्यूशन बोथ कंडीशन,
बोथ कंडीशन, चाहे वो सॉलिड हो या सोल्यूशन कंडीशन में हो, वो स्टेबल ही रहते हैं। नंबर थर्ड की बात करें, थर्ड में है दे आर आयनिक कंपाउंड्स एंड डू नॉट कंटेन एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दे आर आयोनिक कंपाउंड, they are ionic compound and do not contain coordinate bond। नंबर थर्ड होगा they may or may not be ionic, they may or may not be ionic compound, but the complex part always, but the complex part is always contain coordinate बॉन्ड। इनका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है वो ऑलरेडी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही रखता है। नंबर 4 की बात करें, द प्रॉपर्टीज ऑफ डबल सॉल्ट आर सेम। द प्रॉपर्टीज ऑफ डबल सॉल्ट आर सेम। The properties of double salt are same of those of the its constituent compound, of those of the its constituent compounds। इनके प्रॉपर्टी जिनसे वो मिलकर बने होते हैं उनसे प्रॉपर मैच करते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ द कोऑर्डिनेट, द प्रॉपर्टीज ऑफ द कोऑर्डिनेट कंपाउंड, द प्रॉपर्टीज ऑफ द कोऑर्डिनेट कंपाउंड are different from its constituent compounds। तो ये हमारा रहा दूसरे का, थर्ड का सी पार्ट, डिफरेंशिएट कंप्लीट हो गया। थर्ड के डी की बात कर रहे हैं, कह रहा है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आरएनए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आरएनए के बारे में बात कर रहे हैं। तो आरएनए को हम, हमारा क्वेश्चन है थर्ड का डी, कह रहा है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आरएनए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आरएनए, ये देखो तो हम लोग पहले से जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड होते हैं। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप्स के होते हैं, डीएनए और आरएनए, ठीक है ना। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप्स के होते हैं, डीएनए और आरएनए। 2 प्रकार के होते हैं जिनमें से डीएनए नहीं, यहाँ पर आरएनए की बात की गई है। तो आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, इसका फुल नेम हो गया। आरएनए इज ए मॉलिक्यूल दैट इज प्रेजेंट इन द मेजॉरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है एंड वायरसेस, और वायरसेस में होता है। वायरसेस में ये जेनेटिक मटेरियल का भी काम करता है। इट मेड अप ऑफ सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, जबकि डीएनए की बात की जाए तो वो डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। विच आर राइबोस शुगर अटैच टू नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप्स, जिनमें राइबोस ग्रुप, राइबोस शुगर
नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट ग्रुप से अटैच होती है, और द नाइट्रोजनस बेस इंक्लूड एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। इट इज थ्री टाइप्स का होता है। mRNA यानी मैसेंजर आरएनए, मैसेज को ले जाने का काम करता है। tRNA यानी ट्रांसफर आरएनए, और rRNA का मतलब है राइबोसोमल आरएनए। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का ए, 4 के में कह रहा है नर्स इक्वेशन राइट करना है। तो नर्स इक्वेशन क्या होती है? E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस 2.303 RT अपॉन NF log 10 m की पावर n प्लस। ये हमारी नर्स इक्वेशन हो जाती है, वेयर E इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपको जब एग्जाम में देना होगा तो ये भी लिखना होगा, सिंबल का मतलब भी लिखना होगा। ई नॉट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये सारी वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी, है ना। अगर आप वैल्यू नहीं लिखते हैं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, इट्स वैल्यू। R कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल, अथवा 8.314 और 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल। ये वैल्यू होती है। T एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, यानी कि 273.15 केल्विन, सॉरी डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। F फैराडेज नंबर, इट्स वैल्यू 96500 कूलम, है ना। और log 10 m की पावर n प्लस log 10 m की पावर n प्लस जो है ये क्या होता है? ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ चेंज, या चेंज इन कंसंट्रेशन। तो ये हमारा नट्स इक्वेशन हो जाता है। अब इसी में उसने पूछा है कि गिव इट्स वन एप्लीकेशन, इसका एक एप्लीकेशन देना है नट्स इक्वेशन का। तो एप्लीकेशन हेडिंग डालेंगे, विधिवत काम करेंगे। तो क्या लिखते हैं कि इट इज आल्सो यूज टू, इट इज आल्सो यूज टू calculate, it is also used to calculate free energy from the Gibbs, free energy from the Gibbs, and to predict the spontaneity, and to predict the spontaneity
of an electrochemical reaction, of an electrochemical reaction। तो ये हमारा फोर्थ का एक कंप्लीट हो जाता है, इसका एप्लीकेशन भी हो गया है, क्वेश्चन भी राइट हो गया। इसको लिखने के बाद इसे बॉक्स में बंद कर दें और उसके बाद इसके सिंबल्स को लिख दें, फिर एप्लीकेशन लिख देंगे। इसके बाद बात करते हैं हम लोग फोर्थ के बी की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ का बी, इट द आउट ऑफ सिलेबस। फोर्थ का बी जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है, तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे फोर्थ के सी की ओर। तो आपने कंटिन्यू कॉपी कर लिया होगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको साफ कर देता हूं। और फोर्थ के सी, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सी, राइट द नेम्स एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ए बी एंड सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। क्वेश्चन है हमारा CH3COOH NH3 लिया गया है, हीट किया गया है, ए कंपाउंड बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं NaOBr दिया गया है, बी कंपाउंड बनता है। नेक्स्ट NaNO2 प्लस HCl और सी कंपाउंड बनता है। तीनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं। तो CH3COOH जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो अमोनियम एसीटेट बनता है, और अगर हम इसको हीट कर देंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएगा और बनेगा CH3CONH2। CH3CONH2 ये बन जाता है, ये कंपाउंड हमारा ए हो जाता है। अब इसको हमने रिएक्ट कराया NaOBr से, NaOBr से रिएक्ट कराया तो ये प्राइमरी एमीन्स बना देगा CH3NH2, ये हमारा बी कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, उसने रिएक्ट करवाया है NaNO2 प्लस HCl के साथ। NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो CH3OH मेथनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3OH में कन्वर्ट हो जाएगा मेथनॉल। और अगर रिलीज होने की बात करें तो -H2O और -N2 निकल जाएगा। इसी तरह यहां पर अगर हम बात करें क्या निकलेगा, तो -Na2CO3 NaBr H2O, इतने पार्ट यहां पर निकलेंगे। लेकिन क्या है ना कि जब 2-3 पदों में रिएक्शन होती तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप ये वाले पॉइंट्स ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसका राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो हम बात करते हैं ए के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की, तो क्या हो जाएगा HHCONH, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाएगा। और इसका नेम की बात करें तो एसीटामाइड हो जाएगा। बी की बात करें CH3NH2 है, तो ये क्या होगा NH और H, मेथिल एमाइन। सी नंबर की बात करें CH3OH बना है तो HCHOH मेथेनॉल।
ये हो गया, ठीक है, मेथेनॉल हो गया। तो फोर्थ का सी हमारा कंप्लीट हो जाता है। फोर्थ के डी की ओर चलते हैं। तो फोर्थ के डी में क्या पूछ रहा है कि राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ टू प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, हाउ विल यू प्रूव द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड इन ग्लूकोज। तो इसके लिए मुझे साफ करना होगा भैया, उसके बाद में हम आगे बढ़ पाएंगे। राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, राइट टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। अब देखिए ग्लूकोज में भैया अगर हम यहां पर बात करें तो CHO और CHOH का होल फॉर्म CH2H, मतलब इसमें 5 OH समूह होते हैं और एक एल्डिहाइड समूह होता है जिसे हम कार्बोनिल समूह कहते हैं, ठीक है ना। उसने कहा राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज या राइट टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की 2 केमिकल प्रॉपर्टीज को हमें लिखना है, राइट करना है, लेकिन उसने प्रॉपर्टीज के लिए पर्टिकुलर कोई बात नहीं कही है कि हमें एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शंस लिखना है या फिर हाइड्रो यानी एल्कोहलिक ग्रुप की लिखना है, बट हमें तो लिखना है। तो हम लोग प्रूव करते हैं कि सपोज दैट हमने फर्स्ट ले लिया, फर्स्ट प्रॉपर्टी रिएक्ट विद PCl5, तो CHOH का होल फॉर्म CH2OH प्लस 5 PCl5 और ये बन जाएगा CHO, CHCl का होल फॉर्म CH2Cl प्लस 5 POCl3 और प्लस 5HCl। एक तो ये हो जाता है। सेकेंड बात पर करते हैं कि रिएक्ट विद एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड तो CHOH का होल फॉर्म CH2OH प्लस 5 CH3 COCl, रिएक्ट करवा दो भैया। CHO CH COO CH3 का होल फॉर्म CH2 COO CH3 प्लस 5HCl, ठीक है। ये पेंटाक्लोरोग्लूकोज हो जाएगा, ये पेंटा एसीटेट ग्लूकोज हो जाएगा। तो 2 केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई हैं और तीसरी में होगी थर्ड रिएक्ट विद HCN और ब्रैकेट में प्रूव द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो CHOH का होल फॉर्म CH2OH और रिएक्ट कराया HCN से। किससे रिएक्ट करा रहे हैं? HCN से करा रहे हैं। तो जगह हम HCN से कराएंगे तो क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन देता है CHOH CN CHOH का होल फॉर्म CH2OH। ये रिएक्शन हमारे कार्बोनिल ग्रुप को प्रूव करती है, ठीक है ना। आपने कॉपी कर लिया होगा। इसी रिएक्शन को हम अगर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करवा दें तो ये कार्बोजाइलिक एसिड बन जाएगा जिसका नाम होगा ग्लूकोनिक एसिड। इसका नेम है ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है, ठीक है ना। इसी जगह अगर हम इसको HNO3 के साथ रिएक्ट करा दें तो ये बना देगा सार्बिटॉल, सैकेरिक एसिड।
तो ये 1 2 3 रिएक्शन ऐसी हैं और भी बहुत सारी हैं जो कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें से कोई एक दे देना है, 3 नंबर का मार्क्स है, क्वेश्चन है और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, राइट। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 4 तो हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, तो आगे बढ़ेंगे। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट की बात करते हैं। पूछा गया है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। तो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट it is defined as the depression in freezing point, the depression in freezing point, the depression in freezing point when 1 mole of non-volatile solute, when 1 mole of non-volatile solute, when 1 mole of non-volatile solute dissolved in 1 kilo dissolved in 1000 gram of solvent. It is defined as the depression in freezing point when 1 mole of non-volatile solute dissolved in 1000 gram of solvent called molar depression constant. सॉरी, इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है m इज इक्वल टू 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू, वेयर m इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आपको ये भी देना होगा, ठीक है ना। इसको एक काम करो, नीचे देना, अदरवाइज आप लोग गंदा कर दोगे। वेयर m इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, kf is equal to molar depression constant, स्मॉल w होगा मास ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल W मास ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये आपका वैल्यू हो जाएगी, आपने कॉपी कर लिया होगा। इसी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल को ऐड कर रहा, तो मैं इसका इतना पार्ट तो साफ कर देता हूं। और अब चलते हैं, कह रहा 31 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, यानी स्मॉल w हो गया 31 ग्राम, डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, कैपिटल W हो जाएगा आपका 500 ग्राम। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF फाइंड करो ऑफ द सॉल्यूशन, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, और एथिलीन ग्लाइकॉल यानी C2H6O2 का जो मोलर मास होगा वो 62 होता है। कितना होता है? 62 होता है। तो ये हमारी गिवन वैल्यू हो गई,
है ना। फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है, हमको डेल्टा टी एफ फाइंड करना है, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 इंटू के एफ स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल। 1000 इंटू के एफ 1.86, स्मॉल w 31 ग्राम, m 62 और कैपिटल W है 500 ग्राम। 31 से कैंसिल आउट किया, 2 टाइम्स हो गया, 500 से काउंट किया 2 टाइम्स, 2 से 2 काउंट किया, इक्वल टू क्या आ गया, 1.86 डिग्री सेल्सियस। उसने कहा क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू, देखिए वाटर जो होता है हमारा, वाटर डिसॉल्व होता है, सॉरी फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन ये इतना नीचे जाएगा तो 0 माइनस 1.86 डिग्री सेल्सियस, यानी कि माइनस 1.86 डिग्री सेल्सियस, ये फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। तो 5 का ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 5 के बी की ओर चलते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी प्रूव इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टाइम टेकन 99.10 टाइम्स। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले हम साफ कर लेते हैं क्योंकि बोर्ड हमारा भर चुका है। 5 का बी, देयर आर डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी, और इसी में न्यूमेरिकल जोड़ा है, लेकिन पहले हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन, नंबर 1, द molecularity of elementary reaction. The molecularity of elementary reaction is defined as the number of reactant is defined as the number of reactant molecules. और इधर क्या हो जाएगा, मैंने किसी रिएक्शन में, एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की संख्या, उनकी नंबर ही मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। इट मे बी डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर्स, इट मे बी डिफाइंड एज द sum of power. It may be defined as the sum of power of the concentration of the reactant, of the concentration of the reactant in the rate law expression. In the rate law expression. Number 2, it is always a whole number. It is always a whole number. Number 2, it can be whole number as well as it can be whole number as well as fractional number.
नंबर थर्ड की बात करें, इट्स वैल्यू कैन नेवर बी जीरो। इट्स वैल्यू कैन नेवर बी जीरो, यानी इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। इट्स वैल्यू कैन बी जीरो, इट्स वैल्यू कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकती है। मोलिकुलरिटी डिटरमाइंड, molecularity determined by observing the reaction। मोलिकुलरिटी को रिएक्शन को देखकर पता किया जा सकता है। इट कैन बी डिटरमाइंड, इट कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली ओनली। इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही डिटरमाइन किया जा सकता है। तो ये हमारा पार्ट हो जाता है, बट इसी में एक न्यूमेरिकल जुड़ा हुआ है 5th के बी में ही। तो फिलहाल आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसी 5 के बी का एक पार्ट यानी न्यूमेरिकल जो इसमें जुड़ा हुआ है वो बाकी है। तो इसको हम लोग करते हैं कि prove that in a first order reaction time taken to complete 99.9% is 10 times that of T half। तो A is equal to 100% हो जाएगा, X is equal to 99.9% है, तो A माइनस एक्स जो आएगा वो पॉइंट का 1% हो जाएगा। अब हम लोग लगाते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं 99.9% की, तो 2.303 अपॉन टी 99.9% लॉग 100 अपॉन पॉइंट का 1, पॉइंट हटाएंगे 10 पावर। के इक्वल टू फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, 2.303 अपॉन टी 99.9% लॉग 10 की पावर 3। 1000 को हम लोग लॉग 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन टी 99.9%, और ये आ जाएगा 3 लॉग 10। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए, तो टी 99.9% अपॉन टी हाफ इक्वल टू 2.303 इंटू 3 इंटू लॉग 10 की वैल्यू 1 अपॉन पॉइंट का 693। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 231 आ जाएगा, मतलब कि बचेगा हमारे पास टी 99.9% अपॉन टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन 231। टी 99.9% अपॉन टी हाफ, इसका डिवाइड करेंगे तो 9.9 आएगा समथिंग, जिसको हम लोग टी 99.9% इक्वल टू टी हाफ इंटू 10 लिख सकते हैं। यही हमको प्रूव करना था, 10 टाइम्स होता है।
मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। और आपकी अगर आपने जरा सा भी ध्यान दे दिया अनसोल्ड पेपर पे तो बहुत ही अच्छा आपका रिजल्ट आने वाला है। फाइव के सी पर चलना है तो हम इसको साफ कर लेंगे। इसको हम साफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के सी का फर्स्ट, 5 का सी कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई स्कैंडियम Z21 इज ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट। तो देखिए स्कैंडियम 21 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। और जिंक की बात करें तो जिंक 30 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 और यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो डी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए ये ट्रांजिशन मेटल का काम करेगा। और जिंक में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ट्रांजिशन नहीं काम करता है। ठीक है, तो इतना दिखाना है। इसको लिखेंगे कैसे, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं। ठीक है, स्कैंडियम हैज, इसको रिटर्न वर्क करना है। इतना तो दिखाना ही है, उसके बाद आपको रिटर्न भी करना होगा। तो लिखेंगे स्कैंडियम हैज इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल in its ground state, in its ground state, full stop. It is regarded as transition metal, it is regarded as transition metal, while zinc do not have, while zinc do not have incompletely filled d orbital, while zinc do not have incompletely filled orbital in either ground state, in either ground state or any of its oxidized state। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके सी का सेकंड, सेकंड में क्या कह रहा है कि क्रोमियम 2 प्लस इज रिड्यूसिंग एजेंट व्हाइल Mn3 प्लस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बोथ हैव सेम D4 कॉन्फ़िगरेशन। तो लिखेंगे क्या, Cr2 प्लस इज, आपको मैं बोलूंगा आप नोट कर लेना, Cr2 प्लस इज बेटर reducing agent, Cr2 plus is better reducing agent, but Mn3 plus, but Mn यानी Mn3 plus is a better oxidizing agent, is a better oxidizing agent because Cr2 plus has D4, has D4 configuration and acquired D3 T2G
stable configuration on losing one electrons, on losing one electrons. पैराग्राफ चेंज करिए, नई लाइन से लिखो, द रिडक्शन ऑफ Mn3 प्लस, द रिडक्शन ऑफ Mn3 प्लस टू Mn2 प्लस result in the half filled configuration which has extra stability. एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कैसे? सीआर का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आर्गन 4s1 3d4, Cr2 प्लस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आर्गन 4s0 3d3, सॉरी यहाँ होगा 5 और ये जाएगा d4। तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करके ये कॉन्फ़िगरेशन ये ऑब्टेन करता है, मतलब Cr टू प्लस एक इलेक्ट्रॉन का और लॉस करेगा तो Cr3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, और यहीं पर जो Mn है हमारा 3 प्लस है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो Mn की बात करें तो Mn का कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d5, Mn3 की बात करें 3 प्लस का तो ये हो जाएगा आर्गन 4s0 3d4, और Mn2 प्लस की बात करें तो आर्गन 4s0 3d5। 3d5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है और हाफ फिल्ड होने के कारण ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को प्रेजेंट करती है। ठीक है, तो इस तरीके से 5 का सी कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं 5 के डी की ओर। 5 के डी की ओर चलते हैं। 5 के डी हम लोग धीरे धीरे अपने मकसद, अपने परिणाम, अपने रिजल्ट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो 5 का डी कह रहा है, फर्स्ट डी का फर्स्ट राइट द फॉर्मूला पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट सेकेंड, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट सेकेंड। यहां पर बात करें तो सेंट्रल मेटल हमारा क्रोमियम होगा और ट्राई ऑक्जेलेटो का मतलब है C2O4 का होल थ्राइस। ऑक्सीडेशन नंबर 4 लाने के लिए यहां पर K4, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। डाइक्लोरोबिस, डाइक्लोरोबिस एथेन 1,2 डाइएमाइन प्लैटिनम, प्लैटिनम फोर्थ नाइट्रेट। डाइक्लोरोबिस प्लैटिनम, प्लैटिनम हमारा सेंट्रल मेटल है, डाइक्लोरो मतलब Cl2 होगा और ये En का होल ट्वाइस होगा, बिस एथिलीन 1,2 डाइएमीन, और प्लैटिनम फोर्थ नाइट्रेट। ठीक है, तो नाइट्रेट के लिए यहां पर क्या लाना होगा? NO3 लाना होगा। नाइट्रेट के लिए हमको क्या लाना होगा? NO3 लाना होगा।
ठीक, तो ये हो जाएगा NO3। लेकिन इस हिसाब से हम अगर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे तो 2 इसकी हो जाएगी, ये तो 0 होगा, न्यूट्रल है, NO3 रहेगा। और इसको अगर हम होल ट्वाइस कर दें तो हमारा फॉर्मूला सही हो जाएगा। तो ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 6 के ए की ओर चलेंगे जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, और 6 के ए का जो और है वो भी आउट ऑफ सिलेबस है। तो हम लोग 6 के बी की ओर चलते हैं। ठीक है, ये दो चीजें हमारी क्या है, आउट ऑफ सिलेबस है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए और उसका और। अब हम लोग बात करते हैं 6 के बी की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 के बी, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन IUPAC सिस्टम। इसका पहला दिया है CH3O CH3 का होल ट्वाइस। इसका IUPAC नेम बनाया है, अगर हम इसको खोलेंगे तो CH3 और CH3 ये हो जाएगा। ठीक है ना। और इसका जो सेकंड दिया है वो ये है CH3 का होल थ्राइस COH। अगर हम इसको खोलें तो CH3OH। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब इनके हमें IUPAC नाम बनाने हैं। तो इसको अगर हम काउंट करें तो देखो लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये वाली मिलेगी 1 2 3। 2 नंबर पे मेथिल जुड़ा है, मेथिल के लिए ईथर ग्रुप है यानी ऑक्सी, तो हो जाएगा 2 मेथॉक्सी। और 3 नंबर की लॉन्गेस्ट चेन मिली है तो ये हो जाएगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड का एन, यानी 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। और इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा क्या, 1 2 3। लॉन्गेस्ट ये मिलेगी 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2। ये तो था 6 के बी का फर्स्ट पार्ट। फिर कह रहा है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग रीमर टीमैन रिएक्शन एसिमेट्रिक ईथर विलियमसन सिंथेसिस। तो इनके बारे में पूछ रहा है। रीमर टीमैन रिएक्शन कह रहा है छठवें के बी का जो फर्स्ट था IUPAC नेम के बाद उसी में ये जुड़ा हुआ है, क्या है, रीमर टीमैन रिएक्शन के बारे में लिखना है। तो क्या लिख सकते हैं इसके बारे में कि व्हेन phenols react with chloroform in the presence of NaOH or KOH to form ortho and para hydroxy aldehyde called Riemann-Tiemann reaction। when phenol जो है रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस 3NaOH। तो इतना पार्ट तो अलग निकल जाएगा, ये बन जाएगा OH CHO प्लस
OH ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और ये हो जाएगा पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अगर हम काउंट करें तो माइनस का 3NaCl, इसी कोई आवश्यकता नहीं। इसी का सेकंड पूछा है एसिमेट्रिकल ईथर। तो देखिए क्या होता है कि फॉर एग्जांपल CH3O C2H5 when both alkyl groups are attached in oxygen atom are different, called asymmetrical ether। जब ऑक्सीजन एटम से जुड़े हुए जो एल्काइल ग्रुप है, क्या है, एल्काइल ग्रुप है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो हमारा कहलाएगा एसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, और इसी के इतना आपने काम कर लिया होगा, आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसी का थर्ड पार्ट दिया हुआ है विलियमसन सिंथेसिस। क्या दिया हुआ है? थर्ड पार्ट है WILLIAM विलियमसन सिंथेसिस। ये ईथर बनाने की एक मेथड है। तो क्या लिखते हैं कि व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड, when alkyl halide react with sodium or potassium alkoxide to form ether called Williamson synthesis। RX alkyl halide plus RONA सोडियम एल्कोक्साइड, या इसको R डैश ले लिया, बन जाएगा ROR डैश प्लस NaX। फॉर एग्जाम्पल C2H5 Br प्लस C2H5O एरो मार्क बन जाएगा C2H5O C2H5 प्लस Na, डाई एथिल ईथर बन जाएगा। ये एग्जाम्पल हो गया। छठवें का बी कंप्लीट हुआ। छठवें के बी के और पर चलना है। छठवें के बी का जो और दिया गया है उस पर काम करना है हमको। तो इसको साफ कर लेते हैं क्योंकि इसमें रिएक्शंस लिखनी है और पांचों रिएक्शन हम लोग कंप्लीट करेंगे। 6 के बी का और का पहला, तेरा व्हाट हैपेंस व्हेन एथिल अल्कोहल रिएक्ट विद एसिटिक एसिड
एथिल अल्कोहल मतलब कि C2H5OH रिएक्ट विद एसिटिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो एस्टर बनाएगा CH3 COOH CH3 COO C2H5 प्लस H2। इसका सेकेंड पार्ट, एनिसॉल इज नाइट्रेटेड। Anisole is nitrated, OCH3। इसका नाइट्रेशन कराते हैं HNO3 प्रेजेंस ऑफ H2SO4 OCH3 NO2 प्लस OCH3 NO2। आर्थोनाइट्रो एनिसॉल, आर्थोनाइट्रो एनिसॉल ये माइनर बनता है और ये होगा पैरा नाइट्रो एनिसॉल, ये मेजर है। इसी के आगे देखें थर्ड में, जरा फिनॉल रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। फिनॉल नंबर थर्ड रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड 3HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन। ट्राई नाइट्रोफिनॉल यानी OH NO2 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 प्लस 3H2O TNP ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन जाता है। चौथी रिएक्शन देखते हैं क्या कह रहा है। एथेनॉल इज डिहाइड्रेटेड, एथेनॉल का डिहाइड्रेशन होता है तो एल्कीन बनेगा यानी एथिलीन बनेगा। CH3 CH2OH प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O डिहाइड्रेशन हो जाएगा। नंबर 5 पे कह रहा है फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। नंबर 5 फिनॉल OH प्लस 3Br2 H2O ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा Br प्लस 3HBr ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। तो ये 5 नंबर आपके कंप्लीट होते हैं। 5 मार्क्स आपका काम हो चुका है। नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। समय भी काफी हो रहा है इसलिए हम लोग देर नहीं करेंगे और बहुत जल्द पढ़ जाएंगे और अब बहुत जल्दी जल्दी आपके पास रिजल्ट भेजेंगे क्योंकि समय काफी हो चुका है और हमें 3 साल के सेट करने हैं। वुड्ज फिटिंग रिएक्शन 7 का ए WURTZ वुड्ज फिटिंग रिएक्शन। वैसे आप ये जानते हैं कई बार हो चुकी है, कई सेटों में आ चुकी है ये रिएक्शन, है ना। तो लिख सकते हैं क्या कि व्हेन एल्काइल हैलाइड react with aryl halide and sodium metal in the presence of dry ether to form aromatic compounds called वुड्ज फिटिंग रिएक्शन। एरिल हैलाइड रिएक्ट करा दिया
2Na लिया प्लस एल्काइल हैलाइड के साथ में, तो एरोमेटिक कंपाउंड CH3 बनेगा प्लस 2NaCl बाहर हो जाएगा। इसका ए का फर्स्ट था। सेकंड में क्या कहा गया है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट पूछा जा रहा है। Grignard reagent. It is a strong nucleophiles and strong base. बहुत ही strong nucleophiles होता है और strong base होता है, and will form carbon-carbon single bonds with electrophiles such as aldehyde, ketones, esters, etc. When alkyl halide जैसे कि RX ले लिया, react with magnesium metal to form ग्रिग्नार्ड, RMgX बना जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। इसी का थर्ड पार्ट है फिटिंग रिएक्शन, बोल रहा है फिटिंग रिएक्शन। तो क्या कहेंगे, व्हेन एरिल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ dry ether to form diphenyl, हो गया। एरिल हैलाइड प्लस 2Na ड्राई ईथर, यहां भी आप दिखाएं ड्राई ईथर, तो ये बन जाएगा क्या, प्लस 2NaCl, ये डाइफेन। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। 7 का ए हो चुका है और 7 के ए के और पर कंप्लीट करते हैं आगे बढ़ के सेट अपना, और इस प्रकार छठवां सेट भी कंप्लीट हो जाएगा आज। क्वेश्चन नंबर 7 के ए का और, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसका करवाना है, पहला काम करवाना है शायद नाइट्रेशन करवाते हैं। क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन करवाते हैं तो क्या मिलेगा, आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन Cl प्लस HNO3, Cl प्लस HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में ये काम होगा, ClNO2 प्लस ClNO2। नंबर 2 पर करवाना है हैलोजिनेशन, करवाना है। तो क्लोरोबेंजीन लिया Cl और मान लो Cl2 से ही रिएक्ट करवा दिया, वैसे कोई भी हैलोजन ले सकते हैं। तो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन प्लस पैरा डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा।
और तीसरे नंबर पर सल्फोनेशन करवाना है, सल्फोनेशन Cl plus H2SO4 ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H प्लस पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड ऑब्टेन होगा। तो ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बी पर। क्वेश्चन नंबर 7 का बी, 7 के बी की ओर आगे बढ़ते हैं। 7 के बी में दिया गया है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग कैनिजारो रिएक्शन। पहले हेडिंग दी गई हमको कैनिजारो रिएक्शंस के बारे में। ये फर्स्ट नंबर है। कैनिजारो रिएक्शन क्या लिख सकते हैं इसमें कि दोज एल्डिहाइड आर कीटोन्स, दोज एल्डिहाइड और ketones, those aldehyde or ketones which do not have alpha hydrogen atom, which do not have alpha hydrogen atom, यानी ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता, react with NaOH or KOH, react with NaOH or KOH to form carboxylic acid, salt and alcohol, to form carboxylic acid, salt and alcohols called Cannizzaro reaction. For example, 2HCHO plus react NaOH gives out HCOONA plus CH3OH। यहीं पर अगर हम लेते 2C6H5CHO बेंजल्डिहाइड ले लेते, इसके पास भी नहीं है क्या अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो हो जाता C6H5COONA प्लस C6H5CH2OH। सेकेंड बात कह रहा है एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है ना। सेकेंड में कह रहा है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन दोज एल्डिहाइड, ये थोड़ा नया मार्कर है इसलिए पतला चल रहा है। दोज एल्डिहाइड आर कीटोन्स which have alpha hydrogen atom, alpha hydrogen atom react with base to form aldol called aldol condensation। For example, CH3 C double bond CHO, CH3 CHO plus HCH2 CHO,
बेस की प्रेजेंस होगी और ये बना देगा क्या, CH3COH H CH2CH, ये हमारा एल्डोल ऑक्टेन हो जाता है। क्या ऑक्टेन हुआ भैया, एल्डोल ऑक्टेन हो जाता है ना। ये हमारी रिएक्शन कहलाएगी एल्डोल कंडेंसेशन। थर्ड नंबर पर आता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कह रहा है if different carbonyl compounds, if different carbonyl compounds having acidic hydrogen at having alpha hydrogen atom, having alpha hydrogen atom are condensed to form alpha beta, to form alpha beta unsaturated hydrocarbons, unsaturated hydrocarbons called cross aldol condensation. For example, CH3CHO plus CH3CO CH3, ये एल्डिहाइड है और ये एसीटोन है, डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और ये बनाएंगे CH3CHOH CH2। इसको हम यहाँ पे CH2 दिखाएं तो ज्यादा आपको आसान हो, CH2 C डबल बॉन्ड CH3, ये हो जाएगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो इस तरीके से भैया हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 7 के बी को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन बचता है 7 के बी का, और उसे भी कंप्लीट करने के बाद हम लोग अपना सेट कंप्लीट कर लेंगे और बहुत जल्द हम 7वें सेट को लेकर आएंगे। उसके बाद 2023, फिर 2024, इस तरीके से हमारे सेट कंप्लीट होते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बी का और का फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ टॉलरेंस रीजेंट, एप्लीकेशन ऑफ टॉलरेंस रीजेंट। एप्लीकेशन ऑफ टॉलरेंस रीजेंट, टॉलरेंस रीजेंट के एप्लीकेशन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, नंबर 1, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन एल्डिहाइड। नंबर 1, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ aldehyde, it is used to detect the presence of aldehyde and ketone groups
एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स की पहचान करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए टॉलेंस रिएजेंट का यूज किया जाता है। नंबर 2 है इट इज आल्सो यूज टू it is also used to distinguish between aldehyde and ketone, between aldehyde and ketone। ये पहला हो गया। सेकेंड पार्ट कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ Fehling solution। Fehling solution। Number 1, it is used to determine the presence of aldehyde। नंबर 2, it is used in test for the presence of it is used to test for the presence of it is used to test for the presence of reducing sugar, especially glucose in aqueous solution। Glucose in aqueous solution। थर्ड पार्ट में पूछा गया है ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल कीटोन बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन। ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल कीटोन ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल कीटोन बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन, बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो RCOCH3 मेथिल कीटोन, ठीक है ना, मेथिल कीटोन, इसको CHCl3 प्लस 4NaOH, ठीक है, CHCl3 प्लस 4NaOH। वन सेकेंड, हाँ थोड़ा मिस्टेक हो रहा था कि मेथिल कीटोन को हैलोजिनेशन कराते हैं 3x2, तो बनेगा क्या, CHX3 प्लस RCOONA प्लस 3NaX प्लस 3H2, ये रिएक्शन बनेगी हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा सेट आज का कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलेंगे अगले सेट में, यानी सेट नंबर 7 GN में, है ना। GM हमने आज कंप्लीट कर लिया और आशा करता हूं कि आप अपना सेट अनसॉल्व कंप्लीट कर रहे होंगे। बहुत जल्द तैयारी आपकी हो जानी चाहिए।
24 फरवरी से एग्जाम है और आपको बिल्कुल प्रिपरेशन करना है। इसके लिए जीविका केमिस्ट्री क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाता रहेगा अनसॉल्व पेपर सीरीज। और आज के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच। चैनल्स में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आप तक बड़ी आसानी से पहुंचते रहें और आप अपनी प्रिपरेशन घर में करते रहें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।